Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन. समझेंगे कि हाइड्रा के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिए. अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए. तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन. लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे और सारे टॉपिक वाइज लेक्चर का जो प्राइस है जस्ट 299 है. तो एक बार जाके इसको आप एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं. एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा. अगर हम हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीकों से होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बर्डिंग के थ्रू होता है. लेकिन वही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पर पूरा गैमीट का फॉर्मेशन होगा. गैमीट के फॉर्मेशन के बाद उसका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाके क्या है पूरा का पूरा एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो फटाफट इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. पहले जितनी चीजें मैंने यहां पर लिखी है उसको एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं. ठीक है, सो ये भी मैंने लिखा कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है या तो एसेक्सुअल मेथड से हो सकता है और एसेक्सुअल में भी बात करें तो बर्डिंग के थ्रू हो सकता है. ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा मोड कैसा हो सकता है आपका सेक्सुअल हो सकता है. और सेक्सुअल की बात करें तो यहां पर गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल है वो किस तरीके से होगा, सेक्सुअल कैसे होगा, इन सभी चीजों को हम वन बाय वन करके समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन पीपीटी से उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे सो दैट कि आपको सारे जो डाउट्स है अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये हाइड्रा का टीएस स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है. ठीक है, तो जब हम हाइड्रा के ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, जिसमें से जो सबसे आउटर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस आउटर वाले स्ट्रक्चर को हम एक्टोडर्म या इसको हम एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं. ठीक है, ये जो आउटर लेयर है या एपिडर्मिस, उसके बीच में आपका एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं. और मीजोग्लिया के सबसे अंदर वाली जो लेयर होता है वो आपका गैस्ट्रोडर्मिस होता है. सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस होगा. ये चीज आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सबसे जो इनर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है. तो अभी हमने देखा कि जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं हाइड्रा का तो हमें 3 लेयर्स देखने को मिलता है. ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगा, बाहर वाली लेयर को क्या नाम देंगे, एपिडर्मिस. बीच में आपका एक सेलुलर लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया. और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो आपकी क्या कहलाती है, गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है. ठीक है, तो बेसिकली जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस के ऊपर ही एम्फेसाइज करना है. और वो भी अगर हम बात करें एपिडर्मिस के अंदर तो एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एपिडर्मल लेयर के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. और ये जो इंटरस्टिशियल सेल है ये आगे जाके भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. रिप्रोडक्शन के अंदर इसका बहुत ज्यादा मेजर रोल है. ठीक है, अब ये किस तरीके से मेजर रोल प्ले करेगा उसको भी हम समझेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंटरस्टिशियल सेल है ये टोटीपोटेंट नेचर का होता है. कैसा होता है, टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट का मतलब होता है एक ऐसा सेल जो किसी भी चीज को या सेल के या बॉडी के किसी भी पार्ट को दोबारा फॉर्म कर सकता हो, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल कैसा है, टोटीपोटेंट नेचर का होता है. और अभी हम आगे जाके थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि जो इंटरस्टिशियल सेल है यही टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा, यही ओवरीज का फॉर्मेशन करने वाला है. उसके अलावा अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग में भी इसका रोल होने वाला है. तो सारी चीजें यहां पर जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के अंदर इंटरस्टिशियल सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ये बात अभी हमें ध्यान रखनी है. ठीक है,
तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हम हाइड्रा का टीएस काटते हैं तो हमें 3 लेयर देखने को मिलता है। सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे मीजोग्लिया, और सबसे अंदर क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, या जिसको आप एंडोडर्मिस भी बोल सकते हो, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ये टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं और रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। अब कैसे होगा उसको 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हाइड्रा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। अब बडिंग क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या है उसको आपको समझा देता हूं, देन उसके बाद पीपीटी को भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तब होगा क्या, सपोज करो ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है, और ये हाइड्रा के टेंटिकल्स मान लेते हैं, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये टेंटिकल्स हो गया, और इधर वाला ये माउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये जनरली ये जो माउथ के पास वाला जो रीजन होता है, माउथ के पास वाले रीजन को बोलते हैं डिस्टल रीजन, ठीक है। माउथ के जो आसपास होगा उसको बोलेंगे डिस्टल रीजन, या इसी को हम ओरल रीजन भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नीचे वाला पार्ट होता है पेडल डिस्क, ठीक है। तो पेडल डिस्क वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं बेसल रीजन, इसको क्या बोलते हैं, बेसल रीजन बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो माउथ के आसपास वाला पार्ट है उसको डिस्टल रीजन या ओरल रीजन बोलेंगे, और जो पेडल डिस्क के पास होता है ये आपका क्या होता है, पेडल डिस्क, पेडल डिस्क। तो पेडल डिस्क के पास वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं बेसल रीजन, ठीक है। तो अब हाइड्रा के अंदर होगा क्या कि ये जो मिडिल रीजन है, डिस्टल और बेसल के बीच में ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मिडिल रीजन, इसको बोलेंगे मिडिल रीजन, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर ये जो मिडिल रीजन है, या फिर बात कर सकते हैं बेसल रीजन, दोनों रीजन के अंदर पॉसिबल है, चाहे मिडिल रीजन या बेसल रीजन, ठीक है। तो मिडिल रीजन और बेसल रीजन के अंदर जो एपिडर्मिस है, ठीक है, ध्यान रखना है, मिडिल रीजन और ये जो बेसल रीजन है उसके अंदर जो एपिडर्मिस है, मान लेते हैं ये एपिडर्मिस है, ये क्या है आपका एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर है। उस एपिडर्मल लेयर के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है, जो उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन की वजह से यहां पर एक बल्ज दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी होगा क्या कि जो मिडिल रीजन है या बेसल रीजन है उसके अंदर जो एपिडर्मिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होगा। प्रोलिफरेशन की वजह से यहां पर एक बल्ज बनना स्टार्ट हो जाता है। बल्ज बोले तो एक छोटा सा आपको गांठ दिखना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो बल्ज है ये बल्ज धीरे धीरे साइज में इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और इसका साइज जैसे इंक्रीज होगा उसके अंदर क्या है, लेयर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी एपिडर्मिस हो गया, उसके अलावा गैस्ट्रोडर्मिस हो गया, मीजोग्लिया हो गया, इस तरीके से इस बल्ज से ये सारे स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर डायग्राम की बात करें तो यहां पर देखो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर ये क्या है, बड यानी एक बल्ज बनना स्टार्ट होगा, और ये बल्ज आगे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और जो इसका सबसे अपर वाला एंड है उसके अंदर टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो डेवलपमेंट होता है हाइड्रा का, सपोज करो ये जो भी हम हाइड्रा बना रहे हैं ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। ये इस तरीके से हम मान लेते हैं ये पेरेंट हाइड्रा है। यहां से इस तरीके से बल्ज निकला, और ये बल्ज आगे जाके क्या है, एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करने वाला है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बल्ज बना है इसके अंदर जो गैस्ट्रोसील होता है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, और इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसका गैस्ट्रोवेस्कु या गैस्ट्रोसील बोल सकते हैं उसको, और इसका गैस्ट्रोसील, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत में क्या होगा, एक बल्ज निकलेगा, और उस बल्ज से क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर लेयर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के बाद क्या है, जो सबसे अपर वाला रीजन है, जो डिस्टल वाला रीजन है, वहां से माउथ का या टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पूरी तरीके से टेंटिकल्स बन जाते हैं, टेंटिकल्स बनने के बाद ये जो बेसल रीजन है, जो नीचे वाला रीजन है, उसके बीच में कंस्ट्रक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों लेयर आपस में धीरे धीरे ऐसे पास आने लग जाएंगे, और जैसे ही पास आएंगे वैसे ही क्या है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद क्या है, ये जमीन पे आएगा और वहां पर आके ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और इसी तरीके से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि बडिंग किस तरीके से होता है,
सबसे पहले मिडिल रीजन या बेसल रीजन के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स के या एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है प्रोलिफरेशन होगा, उसकी वजह से क्या है मेन बॉडी के ऊपर जो मेन हाइड्रा है उसकी बॉडी के ऊपर एक बल्ज डेवलप होगा और वो बल्ज आगे जाके बड में कन्वर्ट होगा और उस बड के अंदर अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से उसका इलोंगेशन होगा और डिस्टल रीजन पे टेंटिकल्स और माउथ का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे जब पूरी तरीके से डेवलप होगा तो ये जो बड से जो डेवलप हुआ है उसके नीचे बेसल वाले पार्ट में कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद इस तरीके से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बल्ज बना, अंदर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, नीचे वाला जैसे ही फुल्ली मैच्योर होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, यानी आपस में मतलब चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद ये पूरे बॉडी से अलग होके एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो बडिंग है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पीपीटी की मदद से भी फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बडिंग है ध्यान रखना है, हाइड्रा के अंदर तब होता है जब हाइड्रा हेल्दी हो, वेल फेड हो, यानी अच्छे से उसने एकदम खा पी के एकदम तगड़ा हुआ पड़ा है, अच्छे से हेल्दी है, तब जाके उसके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है। और बडिंग यूजुअली समर ड्यूरेशन में होता है, यानी जब समर सीजन चल रहा होता है उस कंडीशन में आपका यहाँ पर देखोगे कि हाइड्रा बडिंग करता है। ठीक है, तो फटाफट इसको हम क्या कर रहे हैं एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि कब होता है, समर सीजन के अंदर होता है या समर मंथ्स के अंदर होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि जो एनिमल है वो हेल्दी होना चाहिए और वेल फेड होना चाहिए, यानी अच्छे से खाया पीना होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि ये बडिंग आसानी से कर पाए। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले बॉडी के अंदर एक बल्ज अपीयर होता है और ये बल्ज कहां पर अपीयर होगा, या तो मिडिल रीजन में या बेसल पार्ट में। मैंने आपको समझा दिया डिस्टिल और बेसल रीजन क्या होता है। उसके बाद क्या होगा, और ये हो क्यों रहा है, जो एपिडर्मल सेल्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके अंदर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन हो रहा है जिसकी वजह से वो बल्ज डेवलप होता है। ठीक है, जैसे ही बल्ज आगे वो जो बल्ज है वो आगे की तरफ ग्रो करेगा तो उसके अंदर अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है उसकी वजह से जो बीच में ल्यूमन क्रिएट होगा वो डायरेक्टली क्या है पेरेंट बॉडी के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जैसे ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, पूरी तरीके से डेवलप होने की वजह से अब क्या होगा कि बड के अंदर आपको कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे और जैसे ही बड के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके एक नए अडल्ट के तौर पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, कुछ कुछ हाइड्रा के अंदर एक साथ मल्टीपल बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे मल्टीपल यहां पर क्या होगा हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा और वो ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी एक हाइड्रोइड कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमने समझ लिया है बडिंग। आई होप आपको ये जो बडिंग है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बडिंग मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टफ था, आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप आपकी जो स्टडीज है बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस पूरे लेक्चर का जो नोट्स है आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट जाके आपको एप्लीकेशन पे साइन इन करना होगा और उसके बाद वहां पे फ्री कंटेंट सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है इस लेक्चर के ऊपर फोकस करना है, अच्छे से ध्यान दीजिए और सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो लिखना तो हम जानते ही हैं, आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, और ये नोट्स डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली पढ़ लेंगे तो सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि हाइड्रा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हाइड्रा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ऑटम सीजन में होता है। ठीक है, ऑटम सीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर ऑटम सीजन के अंदर होगा क्या कि हाइड्रा के अंदर यूजुअली अगर हम बात करें तो हाइड्रा आपको बेसिकली ऐसा भी हर्माफ्रोडाइट भी देखने को मिल सकता है और डायोशियस भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर सपोज करो मान लेते हैं ये हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा है और एक ही हाइड्रा की बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। एक ही हाइड्रा की बॉडी के ऊपर यहां पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तब इसको हम बोलते हैं मोनोशियस। मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल और सीएस का मतलब होता है बॉडी, यानी एक ही बॉडी के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को या तो इसको मोनोशियस बोल सकते हैं
या इसी को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि जो हाइड्रा होते हैं, कुछ हाइड्रा आपको हर्माफ्रोडाइट देखने को मिलते हैं और कुछ कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, यानी वहां पर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जब यहां पर होगा क्या कि भले ही हाइड्रा हर्माफ्रोडाइट हो, ठीक है, लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रा के अंदर एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है। प्रोटेंड्रस का मतलब होगा कि हाइड्रा के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो पहले मैच्योर होते हैं और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रा के अंदर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। चाहे हाइड्रा मोनोशियस हो या डायोशियस हो, यहां पर फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होने वाला है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके पीछे का रीजन ये है कि हाइड्रा के अंदर प्रोटेंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में पहले मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब इतनी चीजों को एक बार फटाफट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रा की बात करें, यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कैसा होगा कि गैमीट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बनेंगे भी और गैमीट का फ्यूजन भी होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और यूजुअली हाइड्रा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑटम सीजन में होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। और इस केस में होगा क्या कि जनरली अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरस्टिशियल सेल है एपिडर्मिस के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होगा क्या कि जो एपिडर्मिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स थे, अब वो इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, और वही इंटरस्टिशियल सेल जाके बाद में क्या है, गोनड्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव गोनड यानी टेस्टिस का फॉर्मेशन करेंगे, और फीमेल गोनड यानी कि ओवरीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरस्टिशियल सेल है मेल के अंदर टेस्टिस बनाएंगे और फीमेल के अंदर ओवरीज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इंटरस्टिशियल सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरस्टिशियल सेल बडिंग में भी मदद कर रहा था और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनड बनाने में भी हेल्प कर रहा है, यानी टेस्टिस और ओवरीज के मैन्युफैक्चरिंग या बोल सकते हैं उसको क्रिएट करने में ये हेल्प कर रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो गोनड्स है उसको बनाने के लिए इंटरस्टिशियल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कहां पर प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भी मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रा है वो हर्माफ्रोडाइट हो सकता है या मोनोशियस हो सकता है, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेस्टिस की, ठीक है, तो टेस्टिस कहां पर डेवलप होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो हाइड्रा के अंदर जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो डिस्टल पार्ट पे होता है या टुवर्ड ओरल पार्ट में होता है, यानी जहां पर माउथ रीजन होता है, माउथ के आसपास ही, उसके जस्ट थोड़ा नीचे ही डिस्टल पार्ट पे क्या होगा, टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वही अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज का जो डेवलपमेंट है वो बेसल एंड पे होता है। तो अभी हमने डिस्टल और बेसल एंड को देख लिया था कि क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टल क्या है, माउथ वाले पास का जो रीजन होता है उसको डिस्टल बोलते हैं, और पेडल डिस्क के पास वाले रीजन को हम बेसल रीजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हाइड्रा डायोशियस है या यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो उसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। यूजुअली हम देखते हैं जो मेल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और उसके अंदर लगभग 1 से 8 टेस्टिस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल साइज में बड़े होते हैं और उसके अंदर लगभग 1 से 2 ओवरीज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने बताया कि चाहे हाइड्रा मोनोशियस हो या डायोशियस हो, ठीक है, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रीजन ये है कि यहां पर आपको प्रोटेंडरी कंडीशन देखने को मिलती है, कि मींस कि यहां पे जो टेस्टिस है या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो ओवरी से पहले मैच्योर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी की वजह से यहां पर हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस कर ली है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिप्रोडक्शन के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सबसे पहले गैमीट चाहिए। ठीक है, गैमीट क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या है, गोनट्स के अंदर बनते हैं, यानी मेल गोनट्स की बात करें तो टेस्टिस के अंदर बनेंगे, और फीमेल गोनट्स की बात करें तो ओवरीज के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो ये टेस्टिस और ओवरीज कैसे बनते हैं, और फिर उसके अंदर जो गैमीट्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मेल गोनड यानी टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम बेसिकली टीएस ही हमने ले रखा है, हाइड्रा का टीएस ले रखा है। ठीक है, सो हाइड्रा का होगा क्या, हाइड्रा का जो डिस्टल एंड है, ठीक है, तो डिस्टल एंड के अंदर जो एपिडर्मिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोलिफरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और प्रोलिफरेशन के प्रोसेस की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान रखना है, टेस्टिस का फॉर्मेशन कौन करता है, इंटरस्टिशियल सेल करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो जैसे ही जो इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होगा, तो प्रोलिफरेशन स्टार्ट होने की वजह से ये जो इसका डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड के अंदर इस तरीके से एक कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस तरीके से कॉनिकल शेप में एक बाहर से स्ट्रक्चर बल्ज होना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले जो हाइड्रा पहले सिंपल सीधा सीधा था, अब उसके अंदर क्या है, इंटरस्टिशियल सेल का जब इसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इंटरस्टिशियल सेल्स के प्रोलिफरेशन की वजह से यहां पर इस तरीके से कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस या बोल सकते हैं इस तरीके से एक कॉनिकल उठाव आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रोट्रूबरेंस की वजह से, ये जो प्रोट्रूबरेंस है इसकी वजह से आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से बॉडी में इस तरीके से बाहर से एक स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस है, इस कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस को भी हमने यहां पर देख रखा है, तो ये देखो यहां पर ये क्या है, इस तरीके से एक कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस है। ठीक है, इस कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस का जो ये फॉर्मेशन हुआ है इसी को हम टेस्टिस बोलते हैं, और इसका सबसे अंदर वाला जो सेल होगा, इसका जो सबसे अंदर वाला जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो गोले गोले से स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर उसके बाद वो क्या है, स्पर्मेटिड बनाता है, स्पर्मेटिड बनने के बाद वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगा, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये होता है आपका स्पर्मेटिड, और बाद में स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस यहां पर चल रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने क्या समझा कि जो मेल गोनाड है टेस्टिस, टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड के जो एपिडर्मिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलिफरेशन का प्रोसेस होगा। उसके प्रोसेस होने के बाद यहां पर क्या है, टेस्टिस का एक इस तरीके से कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस होगा। इस कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस की वजह से, कॉनिकल प्रोट्रूबरेंस की वजह से अंदर की तरफ बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बाद में कन्वर्ट होके यानी स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये जो इंटरस्टिशियल सेल है वो स्पर्म के, ये जो आपका पूरा का पूरा टेस्टिस है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का इस तरीके से फॉर्मेशन भी कर देते हैं। और जनरली क्या है, जब पूरी तरीके से स्पर्म मैच्योर हो जाता है उसके अंदर से, तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, जो अपर वाली लेयर है, ये जो लेयर है डिसॉल्व हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और इसके रप्चर होने के बाद ये जो मैच्योर स्पर्म है ये बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो निप्पल लाइक प्रोट्रूबरेंस है, यहां का ये जो वॉल है रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद स्पर्म बाहर निकलता है, और फिर वो स्पर्म निकल के क्या है, फीमेल यानी एग के पास जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको जो टेस्टिस है, टेस्टिस का डेवलपमेंट कैसे होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन या अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को फटाफट एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन फिर ओवरीज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें
कि टेस्टिस क्या है, एक टाइप का कॉनिकल एलिवेशन। ने देखा कि एक कौन शेप एलिवेशन होता है, यहाँ पर इस तरीके से कॉनिकल एलिवेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसके जो नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं, 1 से 8 तक हो सकते हैं या इवन मैनी भी हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जनरली जितने भी टेस्टिस है उसका डेवलपमेंट डिस्टल या ओरल एंड की तरफ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे न्यूमरस एरिया, या बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा होंगे तो इस एरिया को बहुत सारा यहाँ पर टेस्टिस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। एपिडर्मिस के जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन की वजह से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। और उसके चारों तरफ, टेस्टिस के चारों तरफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मल सेल है वो एक चारों तरफ क्या है, एक कैप्सूल का फॉर्मेशन कर देता है। और वो जो कैप्सूल है उस पर्टिकुलर टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, वो जो कि इंटरस्टिशियल सेल से ही बने हुए होते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के अंदर फर्दर क्या होगा, डिविजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में वही क्या है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा। और मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अंदर आपको एक हेड और एक टेल देखने को मिल जाता है। जनरली जो एक स्पर्म होता है उसके अंदर एक हेड और एक टेल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग को मतलब मोशन कर सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हो कि मोटाइल होते हैं। मेल गैमिट यहाँ पर, ये जो यहाँ पर टेल है, ये टेल इसको मेल गैमिट को मोटाइल बनाता है, सो दैट कि वो फीमेल को अप्रोच कर सके। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैच्योर हो जाता है स्पर्म, उसके बाद क्या है कि जो टेस्टिस का जो आउटर लेयर है वो रप्चर होता है। और रप्चर होने के बाद ये डायरेक्टली कहां पर जाता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको जो टेस्टिस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट बन रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओवरीज का डेवलपमेंट, की ओवरीज कैसे होता है, ठीक है। ओवरीज का डेवलपमेंट हाइड्रा के अंदर कैसे होता है उसको समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ओवरी है, ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसल एंड पे होता है, ठीक है। तो ये अगर हाइड्रा है तो ये इधर क्या होता है, इसका बेसल एंड होता है, ठीक है। तो यहां पर बेसल एंड की तरफ किसका फॉर्मेशन होगा, ओवरीज का फॉर्मेशन होता है। ओवरीज का फॉर्मेशन भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। यानी यहां पर भी क्या है कि जो एपिडर्मिस है उसके जो इंटरस्टिशियल सेल हैं उसके अंदर प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होगा। और प्रोलिफरेशन के बाद क्या है, आप इस तरीके से ओवरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे ही ओवरी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी के अंदर जो कुछ इंटरस्टिशियल सेल है वो एज अ ऊगोनिया की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। वो किसकी तरफ वर्क करेंगे, ऊगोनिया की तरफ वर्क करेंगे। और उस ऊगोनिया के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओवम प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एक ही मैच्योर ओवम प्रेजेंट होगा। तो जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होगा। और ध्यान रखना है कि एक ओवरी के अंदर एक ही मैच्योर ओवम होता है। और ये जो मैच्योर ओवम है बेसिकली क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल सेल है अपने सराउंडिंग के इंटरस्टिशियल सेल को खाता है। और खाने के बाद इस पर्टिकुलर मतलब इस ओवम के अंदर एज अ न्यूट्रिशन को यॉक की फॉर्म में संभाल के रखता है, सो दैट कि जब फर्टिलाइजेशन हो तो वो जो यॉक है उसके पास, वो यॉक उसको मतलब कि डेवलपमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करे, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, ओवरीज का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ओवरीज का डेवलपमेंट होता है एपिडर्मिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके प्रोलिफरेशन से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ इंटरस्टिशियल सेल ऊगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऊगोनिया फाइनली बाद में जाके मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होगा। एक ओवरी के अंदर एक ही ओवम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो एपिडर्मिस है इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जैसे ही ओवम मैच्योर हो जाता है, ओवम यहां से रिलीज करना स्टार्ट करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे आगे वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, सिर्फ और सिर्फ वही डिसॉल्व हो जाती है, वो गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी जो मैच्योर ओवम है वो बॉडी को छोड़ के पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता। जस्ट इसका क्या है, आगे वाला जो पार्ट है, ये मान लेते हैं जैसे ये लेयर है, ये लेयर डिसॉल्व हो जाएगा। यानी जो ओवम है इतना पार्ट इसका विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट कि जब भी कोई स्पर्म आए तो इस पर्टिकुलर पार्ट से यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। जैसे आपने देखा है कि हायर एनिमल में जो ओवरी से पूरी तरीके से ओवा रिलीज हो जाता है, लेकिन यहां पर ओवा पूरी तरीके से रिलीज नहीं होता। ये क्या है, बॉडी के साथ अटैच
अटैच रहता है, सिर्फ इसका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर था वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो आपका मैच्योर ओवम है, मैच्योर ओवम क्या करता है, इसके चारों तरफ ये जो एक्स्ट्रा लेयर था एपिडर्मिस वाली वो तो डिसॉल्व हो जाता है। उसके डिसॉल्व होने के बाद ये जो आप मैच्योर ओवम देख रहे हैं, मैच्योर ओवम क्या करता है, इसके चारों तरफ एक जिलेटिनियस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन करता है, इसके चारों तरफ एक जिलेटिन का मेम्ब्रेन सिक्रीट करेगा। तो होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं ये मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी के अंदर एग अभी भी इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो एपिडर्मल लेयर था जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा था, अब वो डिसॉल्व हो चुका है, बट एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए ये जो मैच्योर ओवम है वो अपने चारों तरफ इस तरीके से एक जिलेटिन की मेम्ब्रेन सिक्रीट कर लेता है, सो दैट कि जब मल्टीपल स्पर्म यहां पर आए इसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहां पर होती हैं। सो आई होप आपको जो ओवरीज है, ओवरीज का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको फटाफट क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें, जो ओवरीज हैं वो टेस्टिस के मुकाबले थोड़ा देर में डेवलप होते हैं क्योंकि यहां पर आपको प्रोटेंडर्स कंडीशन देखने को मिलता है, इसलिए टेस्टिस के कंपैरिजन में ओवरीज का जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा बाद में होता है, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। अगर हम ग्रीन हाइड्रा की बात करें तो इसके अंदर आपको एक ही ओवरी देखने को मिलता है, लेकिन ब्राउन हाइड्रा के अंदर लगभग 8 ओवरीज आपको देखने को मिल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये क्या है, एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बेसल एंड पे प्रेजेंट होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब oogenesis की बात करते हैं, किस तरीके से एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, जितना भी इंटरस्टिशियल सेल था एपिडर्मिस के अंदर, जो इंटरस्टिशियल सेल है वो क्या करते हैं, प्राइमरी ऊगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो प्राइमरी ऊगोनिया है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है oocyte के अंदर। जनरली ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ऊगोनिया से मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में टू मैच्योरेशन डिवीजन होगा, ठीक है। और इस टू मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी oogenesis का फॉर्मेशन होगा या oogenesis हो रहा होता है तो मैच्योरेशन डिवीजन 2 बार होगा और इन मैच्योरेशन डिवीजन के बीच में आपके दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और जब मैच्योरेशन डिवीजन हो रहा होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है, तो इसकी वजह से क्या है, क्रोमोसोम नंबर भी आधे रह जाते हैं और यहाँ पर जो हैप्लॉइड स्टेट है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 15 होता है, ठीक है। सो हाइड्रा का जो हैप्लॉइड स्टेज है या जो गैमेटिक फॉर्म है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर की जो संख्या होती है वो 15 होती है, यानी ओवा के अंदर भी 15 होगा और एग के अंदर भी जो नंबर होगा वो 15 ही होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। एंड देन वो जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फिर वो 30 को दोबारा से रीस्टोर कर देंगे, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक सेंट्रल सेल डिफरेंशिएट होगा और वो जाके एक लार्जर अमीबॉइड बेसिकली oocyte या फिर मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो oocyte है वो क्या करेगा, नेबरिंग इंटरस्टिशियल सेल को खाना स्टार्ट करता है और वो एज अ उसको यॉक या रिजर्व फूड के तौर पे बेसिकली क्या है उस ओवम के अंदर स्टोर करके रख लेता है, सो दैट कि जब हाइड्रा का डेवलपमेंट हो तब वो उस समय उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक मैच्योर ओवम कैसा दिखता है, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक मैच्योर ओवम का डायग्राम है, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे कि मैच्योर ओवम कैसा होता है, लार्ज होता है, स्फेरिकल मास होता है जिसके अंदर यॉक्स भरा हुआ होता है, यॉक ग्रेनुल प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर ओवरीज के अंदर क्या है, आपको एक सिंगल ओवा देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे अगर हम बात करें क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा के अंदर, इसके अंदर आपको 2 ओवा देखने को मिल सकता है। हाइड्रा डायोशिया के अंदर आपको उससे ज्यादा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही एग पूरी तरीके से राइप हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो उसके ऊपर का जो एपिडर्मिस लेयर है वो रप्चर हो जाएगा और रप्चर होने के बाद ध्यान रखना है कि एग पूरी तरीके से मतलब कि ये जो ओवरीज है उससे रिलीज नहीं होता, उसके अंदर फिक्स ही रहता है, बिल्कुल कप लाइक रिसेप्टिकल की तरह वो एक्सपोज्ड एग रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो ओवम है से फ्री नहीं होता, वो क्या है डायरेक्टली पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, जो ओवम है खुद अपने चारों तरफ एक जिलेटिनियस प्रोटेक्टिव शीट का सिक्रीशन करता है, ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो अब हमने समझ लिया कि किस तरीके से
स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म और ओवा दोनों बन चुके हैं, अब बारी है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है और उसके बाद सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे स्ट्रक्चर्स को पहले इस डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन बाद उसको पीपीटी की मदद से भी समझ लेंगे। ठीक है, सो यहां पर देख रहे हो, यहां पर एक मेल हाइड्रा है और इधर एक क्या है, फीमेल हाइड्रा है। तो यहां पर देखो ओवरी इसका एक्सपोज्ड है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल स्पर्म निकलेंगे और इस पर्टिकुलर जो ओवरी है उसकी तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अप्रोच करते हैं तो इसमें बहुत सारे एक साथ जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करते हैं तो जो जिलेटिनियस जो कवरिंग है वो सिर्फ इस बात को इंश्योर करती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म इस पर्टिकुलर जो ओवा है उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो। जैसे ही उसके साथ न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा तो क्या होगा, 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिवीजन होना स्टार्ट होगा। और डिवीजन होना स्टार्ट होते होते क्या होगा कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा कि जहां पर बीच वाला स्पेस खाली मिलेगा और चारों तरफ क्या है, इस तरीके से जो सेल्स है वो चारों तरफ इस तरीके से इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इन सारे सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स की वजह से बीच में जो स्पेस बना है इस स्पेस को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, या सीलोब्लास्टोसील भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से सबसे पहले ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोमियर्स है, ठीक है, इन ब्लास्टोमियर्स में से क्या होंगे, जो कुछ सेल है वो ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर इस तरीके से अंदर जाना स्टार्ट करेंगे और अंदर जाने के बाद जो ये पहले खाली स्पेस था इस पूरे खाली स्पेस को अच्छे से फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद ये जो पहले हॉलो स्ट्रक्चर था अब वो पूरी की पूरी तरीके से सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के बाद एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि इसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। अब ये जो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है मल्टीपोलर इंग्रेशन। ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैस्ट्रुला है या सॉलिड मास का या सॉलिड बॉल का जो फॉर्मेशन है वो मल्टीपोलर इंग्रेशन की मदद से होता है। यानी यहां पे जो भी ब्लास्टुला है ये सारे सेल इस तरीके से अंदर की तरफ एक सेल का सिक्रीशन करते हैं और जो पूरी तरीके से एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने के बाद अब धीरे धीरे जो सबसे अपर वाला जो सेल है, ये जो अपर वाली जो लेयर है वो लेयर क्या करती है, वो जो लेयर है डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद ये एक बाहर एपिडर्मस या बोल सकते हैं एक्टोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन कर देती है और बीच में इस तरीके से एक गैस्ट्रोडर्मिस का फॉर्मेशन हो जाता है। बीच में खाली स्पेस दोबारा बन जाता है जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या कि ये जो ऊपर वाले जो सेल्स थे एक्टोडर्म, ठीक है, ये एक्टोडर्म बेसिकली फिर से डिवाइड करेंगे और अपने ऊपर एक इस तरीके से थिक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे जो काइटिनियस नेचर का होता है। बेसिकली एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी अंदर की तरफ जो आपका पूरा का पूरा ये जो गैस्ट्रुला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग का फॉर्मेशन होता है जो कि ये जो पूरा का पूरा जो गैस्ट्रुला है उसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो इंसिस्टेड स्ट्रक्चर है, जो इंसिस्टेशन है वो रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद दोबारा से एक हाइड्रा बाहर निकल के आता है और फिर वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एक बार इसको मैं फटाफट समअप कर देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को अप्रोच करेगा, अप्रोच करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर बीच में हमें खाली स्पेस और चारों तरफ इस तरीके से ब्लास्टोमियर सेल प्रेजेंट हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला बोलते हैं और कैविटी को ब्लास्टोसील बोलेंगे। ठीक है, अब जो ब्लास्टोमियर है उन ब्लास्टोमियर से बहुत सारे सेल अंदर की तरफ जो स्पेस है ब्लास्टोसील उसके अंदर जाएंगे और ब्लास्टोसील को पूरी तरीके से पैक कर देंगे जिसकी वजह से एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। ठीक है,
अब ये जो गैस्ट्रुला है आगे जाके डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद फिर से बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। वो जब कैविटी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन या गैस्ट्रोसील कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो सबसे अपर वाली जो लेयर है, अपर वाली लेयर फिर से डिवाइड करेगा और अपने चारों तरफ कुछ सिक्रीशंस करना स्टार्ट कर देता है, और वो सिक्रीशंस क्या करेंगे, इस गैस्ट्रुला को प्रोटेक्ट करके रखता है, सो दैट कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक उसको बचा के रखे, ठीक है। तो ऊपर क्या है, इस तरीके से स्पाइनी कांटेदार एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम इंसिस्टेशन बोलते हैं या सिस्ट का फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आना स्टार्ट होता है वैसे क्या करेगा, एक्टोडर्म एक अंदर बीच में एक लेयर बनाने लग जाता है, यानी मीजोगिलिया का फॉर्मेशन करेगा, और उसके अलावा ऊपर की तरफ टेंटिकल्स हेड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरी तरीके से रप्चर होकर पूरा का पूरा एक हाइड्रा बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब जितनी चीजें हमने पढ़ी है उतनी चीजों को हम एक बार पीपीटी की मदद से समझेंगे। आई होप आपको यहां तक की जो चीजें मैं समझा रहा हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बार बार ये चीज आपसे रिपीट करता हूं कि डाउट बने तो आप डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सजेशन है, आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आप समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो अभी हमने पढ़ा है उसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीपल स्पर्म है, वो पेनिट्रेट करता है जिलेटिनियस कवरिंग को, किसके, ओवम के, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसमें से एक ही जो मतलब स्पर्म है वो फ्यूज करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या होगा कि अगर सपोज करो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो एक्सपोज्ड ओवा है वो डीजनरेट हो जाती है और डाई हो जाती है, ये चीज आपके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि जब डेवलपमेंट है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट हो गया, अब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज का मतलब उसके अंदर डिविजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हाइड्रा के अंदर जो क्लीवेज होता है वो इनडिटर्मिनेंट टाइप का होता है। इनडिटर्मिनेंट का मतलब कि यहाँ पर हर एक सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर दे, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो यॉक का अमाउंट है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। मीन्स की पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीवेज होगा, पूरा का पूरा जो आपका सिंपल सा यॉक है उस सब का डिवीजन होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है होलोब्लास्टिक होगा, मीन्स टोटल और इक्वल होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्लीवेज होना स्टार्ट होगा तो इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होंगे, और ये ब्लास्टोमियर अपने आप को पेरिफेरी पे अरेंज कर लेते हैं, और बीच में एक आपको हॉलो स्फीयर देखने को मिल जाएगा जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं, और जो कैविटी बनेगा उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, जैसे ही ब्लास्टुला हो चुका होता है उसके बाद जो ब्लास्टोमियर सेल है वहां से कुछ सेल उस ब्लास्टोसील कैविटी में जाते हैं, उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो सेल्स होते हैं ब्लास्टुला के वो माइग्रेट करते हैं और डिवाइड होकर ब्लास्टोसील कैविटी में चले जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, जो ब्लास्टोसील जो पहले होलो था अब वो पूरी तरीके से सॉलिड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहां पर इंसिस्टेशन होगा। इंसिस्टेशन का मतलब कि वो जो सॉलिड गैस्ट्रुला है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग बनानी है हमें, ठीक है। तो अब होगा कैसे, यहां पर कि जो न्यू कैविटी है, जो जनरली पहले सॉलिड बॉल था उसका साइज ग्रो करेगा, उसके अंदर बीच में फिर से एक कैविटी आ जाएगी जिसको हम गैस्ट्रोसील कैविटी बोलते हैं, ठीक है, या आर्केट्रॉन बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए अभी जो गैस्ट्रो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टोडर्मल सेल है वो 2 लेयर का सिक्रीशन करना स्टार्ट करता है, जिसमें से जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो थिक होता है, हॉर्नी होता है, काइटिनोइड होता है, यानी काइटिन का बना होता है, लेकिन उससे जस्ट नीचे वाली जो लेयर होता है वो जिलेटिनियस होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही गैस्ट्रुला के ऊपर ये दोनों लेयर बन जाती है उस समय गैस्ट्रुला को हम बोलते हैं इंसिस्टेड गैस्ट्रुला, यानी उसके ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो इंसिस्टेड ये जो गैस्ट्रुला है ये क्या है, पॉन्ड के अंदर हो गया, पानी के अंदर हो गया, या किसी भी सरफेस से जाके अटैच हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन का आने का वेट करता है, यानी कुछ समय तक के लिए डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, सो दैट कि ये हार्श कंडीशन को ये सरवाइव कर सके, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इंसिस्टेशन हो चुका है, अब उसके बाद क्या है कि इंसिस्टेशन होने के बाद अब हैचिंग का प्रोसेस आता है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब आना होता है, ठीक है। जैसे ही गैस्ट्रुला को लगता है कि फेवरेबल कंडीशन आ चुका है, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद अब जो डेवलपमेंट है वो दोबारा जहां पर रुक गया था अब वहां से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो इंटरस्टिशियल सेल है जो एक्टोडर्म के अंदर, उसके अंदर सिक्रीशन होना स्टार्ट होगा और मीजोग्लिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है।
उसके अलावा जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को साइज में इलोंगेट करना स्टार्ट कर देता है, टेंटिकल्स हो गया, माउथ हो गया, इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो यहाँ पर जो एम्ब्रियो हैचिंग के बाद इस तरीके से बॉडी के बाहर निकलता है, सिस्ट को रप्चर करता है, और रप्चर करने के बाद हाइड्रा क्या है, बॉडी के उस इंसिस्ट के बाहर निकलता है, और आने के बाद वो पूरा का पूरा ग्रो करके एक कंप्लीट यंग हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रा के अंदर किसी भी तरीके का फ्री लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, किसी भी तरीके का यहाँ पे लार्वल स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा उगा सकता है या लॉस्ट पार्ट को दोबारा से जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से जनरेट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और हाइड्रा के अंदर आपको अच्छा खासा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर हाइड्रा का हम कोई भी पार्ट काट देते हैं, उसके बाद क्या है, वो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से कंपनसेट कर लेता है, दोबारा से उसको रीग्रो करवा लेता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो आज का जो लेक्चर हमारा वो यहीं तक का था। आई होप आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो रिप्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।